हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा साइंस क्लासेस वीडियो लेक्चर्स। और आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। और आज के मोटिवेशन के लिए कुछ लाइनें इस तरीके से दी गई हैं कि आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदतें बन जाते हैं और आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं, आपके मूल्य फाइनली आपकी नियति बन जाते हैं। ये शब्द हैं महात्मा गांधी के, जिन्होंने एक बहुत शानदार मोटिवेशन हमारे लिए दिया है कि किस प्रकार हम अपनी नियति यानी कि अपनी डेस्टिनी तय कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल पाथ है अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त करने का, और यही हमारे आज के चैप्टर के हीरो भी हैं, तो इनका क्वोट लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर को। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था यानी कि चैप्टर फर्स्ट में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, कि कैसे यूरोप में नेशनलिज्म आया और यूरोपियंस ने अपने आप को राजाओं से आज़ाद करवाया, वैसे ही अब हम इस चैप्टर में पढ़ने जाएंगे कि कैसे इंडिया में नेशनलिज्म आया और कैसे इंडियंस ने खुद को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया। बच्चों, नेशनलिज्म का मीनिंग तो आप लोग जानते ही हैं। यूरोप में नेशनलिज्म का जो उद्देश्य था वो राजाओं से जनता की मुक्ति था, लेकिन हमारे इंडिया में नेशनलिज्म का जो मीनिंग था वो था अंग्रेज़ों के चंगुल से भारत के लोगों को, इंडिया को आज़ाद करवाना। सो हमारे लिए और यूरोपियंस के लिए नेशनलिज्म के दो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन मीनिंग एक ही था। हम सब भी एकजुट हुए, हमारे अंदर एक कॉमन कल्चर, एक कॉमन फेथ की भावना जो है वो आगे निकल कर के आई। बहुत सारे ऐसे सिंबल्स, बहुत सारे ऐसे आइकन्स जो है वो निकल कर के आए जो हमको एकजुट करने में अपना योगदान दिया। तो जैसा कि बच्चों, हमारे यहाँ नेशनलिज्म कनेक्टेड था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स थे। तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या होते हैं? अंग्रेज़ों के खिलाफ। कॉलोनीज़ का मतलब होता है अंग्रेज़ों के उपनिवेश, यानी कि वो गुलाम देश जो अंग्रेज़ों के गुलाम देश होते हैं, उनमें एंटी कॉलोनियल मूवमेंट यानी कि अपनी आज़ादी के लिए जो आंदोलन किए जाते हैं उन्हें एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बोला जाता है। सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से स्ट्रगल्स किए, अपने अपने हिसाब से संघर्ष किया, लेकिन सभी के लिए जो आज़ादी थी, जो मीनिंग थे उनके कॉलोनिज़म को पीछे छोड़ने के, वो सभी के लिए अलग अलग थे। तब हमारे लीडर आए, हमारे एक नेता है जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से बुलाते हैं। उन्होंने हम सबको एक जगह यूनाइट किया, हम सभी को एक जगह इकट्ठा किया और फाइनली उनकी लीडरशिप में हम लोगों ने हमारी आज़ादी को प्राप्त किया। क्लास 8th में आप लोगों ने 1920 तक की स्टोरी को देख रखा था, पढ़ रखा था। हम अब 1920 से आगे बढ़ते हैं और नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स जैसी मूवमेंट्स को डिटेल में समझने के लिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और ये जानते हैं कि कैसे कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया इन द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया और फाइनली नेशनलिज्म को हर व्यक्ति तक, हर इंसान तक पहुँचाने में मदद की। तो अब आते हैं हम हमारे फर्स्ट पार्ट पर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स। तो हम इस पार्ट में इन खिलाफत मूवमेंट्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या क्या हुआ और नॉन कॉपरेशन में क्या क्या हुआ, मूवमेंट में क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो 1914 में शुरू हुआ था, जिसके चलते डिफेंस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होने लगा। फिर वार लोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसके चलते अंग्रेज़ों ने जनता के ऊपर टैक्स को काफ़ी बढ़ा दिया, यानी कि जो ये लगान वसूला जाता था उसमें वृद्धि कर दी गई और पहली बार लोगों से इनकम टैक्स वसूला जाने लगा। 1913 to 1918 के बीच में प्राइजेज़ यानी कि चीज़ों की कीमतें यानी कि महंगाई लगभग दुगनी बढ़ गई, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई और लोगों को ज़बरदस्ती वार लड़ने के लिए जनता को, नवयुवकों को सेना में ज़बरदस्ती भर्ती किया जाने लगा उनकी मर्ज़ी के बिना। और साथ ही साथ क्रॉप्स यानी कि फसलें भी बर्बाद हो गई 1918 to 1919 एंड 1920 to 1921। और सिर्फ इतना ही होता तो कितना अच्छा रहता, लेकिन उसी दौरान इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी फैल गया और फेमाइन भी रहा, यानी कि भूखमरी भी होने लगी, अकाल पड़ा और इसके कारण लगभग 120 से 130 लाख लोगों की, यानी कि 1,20,00,000 से 1,30,00,000 लोगों की मृत्यु हो गई। उन सब मुसीबतों से घिरे हुए भारतीयों को तब भी एक उम्मीद की किरण जाग रही थी कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा और उनकी मुसीबतें भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा भी नहीं हो पाया। लेकिन उसी दौरान एक हीरो आया हमारे इंडिया में। स्वागत तो करो हमारा। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो बापू आए
और हमारे हीरो आए और अपने साथ एक आइडिया लेकर के आए। आइडिया था सत्याग्रह। आई ट्रूली बिलीव इन सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। इसका अर्थ ये होता है कि सत्य की खोज, या बेसिकली अगर अपनी भाषा में कहें तो सत्य के साथ किसी समस्या के साथ में जूझना और उससे विजय हासिल करना, जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। तो याद रखना बच्चों, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और अगर हम इससे कुछ ज्ञान ही हासिल नहीं कर पाए तो क्या मतलब है। सत्याग्रह, अगर आप सच्चे हो, अगर आपके साथ सच्चाई है तो फिर आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और अपना हक लेने के लिए आपको हिंसा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सामने वाले की आत्मा को अपने आप झंझोड़ दोगे और जिसके चलते आपको अपना हक, अपनी जीत अपने आप प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सत्य के प्रति आग्रह रखें, सत्य का साथ दें और हमेशा जीत आप ही की होगी। बापू 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटे। साउथ अफ्रीका क्यों गए थे, वहाँ उन्होंने क्या किया, ये सब तो आप खुद ही जानते हैं। लौटते ही उन्होंने 1 साल के गैप के बाद में सबसे पहले चंपारण गए। वो बिहार में है ये, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर उन्होंने बागान के जो किसान थे उनको संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। बापू हर काम स्वैग से करते थे, तो 1 साल रुक कर अगले साल वो गए खेड़ा। खेड़ा गुजरात में है और यहाँ उन्होंने किसानों का ही साथ दिया और किसानों को प्रेरित किया कि वे अंग्रेज़ों के खिलाफ़ आंदोलन करें, क्योंकि प्लेग की महामारी थी और उनकी फसलें चौपट हो गई थी। वो रेवेन्यू दे नहीं सकते थे, यानी कि लगान नहीं दे सकते थे। और फाइनली अगले साल 1918 में वो अहमदाबाद गए, जहाँ उन्होंने जो मील वर्कर्स थे, जो सूती कपड़ा बनाते थे, उनके फेवर में आंदोलन करने की कोशिश की, यानी कि सत्याग्रह किया। तो बच्चों, ब्रिटेन की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक एक्ट पास हुआ 1919 में। उसका नाम था रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट क्या करता था कि अंग्रेज़ों को ये सहायता देता था कि किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखा जा सकता है। मतलब आप गए सब्जी खरीदने, आपको अंग्रेज़ पकड़ेंगे, जेल में डाल देंगे, 2 साल तक कोई मुकदमा नहीं चलेगा। 2 साल बाद आपको जेल से निकाल के यूँ बोल देंगे, सॉरी बेटा, हमको तो लगा कि तुम क्रांतिकारी हो। तो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो गांधी जी इसके खिलाफ आंदोलनरत थे। तो उन्होंने 6 अप्रैल यानी कि 6 अप्रैल को एक अहिंसक हड़ताल यानी कि सत्याग्रह करना, यानी कि आंदोलन करने की शुरुआत करने की कोशिश की 1919 में। तो देखिए अब आगे क्या हुआ इसके। तो इधर गांधी जी आंदोलन पे बैठे और वहीं पूरे देश के लोग उनको सपोर्ट करने के लिए आगे आए। सभी लोगों ने अपने काम, वर्कशॉप्स छोड़ दी, काम करना बंद कर दिया, दुकानें बंद हो गई। सभी लोग जो है जुलूस और रैलियां निकालने लगे। साथ ही साथ जो है अंग्रेज़ों ने भी लोगों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए उन पर मारपीट करना शुरू कर दिया। तो अमृतसर में भी ऐसे बहुत सारे नेता जो थे वो आगे आए, उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। गांधी जी को दिल्ली में जाने पर रोक लगा दी गई। अब वो थे कहाँ ये तो नहीं बताया। तो बच्चों, इसी दौरान 10 अप्रैल को अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था। पुलिस ने उस पर हमला कर दिया, उससे कुछ लोगों को नुकसान हुआ। इसके बदले में लोगों ने बैंकों, डाकघरों, रेलवे स्टेशन, इन सब पे बहुत जम के हमला कर दिया। तो अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया। अब मार्शल लॉ क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान समझ लीजिए। मार्शल लॉ का मतलब होता है सेना का शासन, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में शांति वापस से स्थापित करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ कर्फ्यू नहीं लग जाता, ऐसा वहाँ पर मार्शल लॉ लग गया था। और जनरल डायर जो थे उनको कमांड सौंप दी गई थी, मतलब वो वहाँ के कमांडर बन गए थे। तो ये सब अमृतसर में हो रहा था और ये 10 अप्रैल की घटना है, ये दिमाग में। और फिर हुई बच्चों भारतीय इतिहास की सबसे दुखद घटना। 13 अप्रैल को लोग जलियांवाला बाग में, ये अमृतसर से थोड़ा बाहर माना जाता था उस समय, कुछ लोग बैसाखी मनाने और कुछ लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करने, शांतिपूर्वक आंदोलन करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। जनरल डायर को लगा कि ये लोग हमारे खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उसने जलियांवाला बाग को जितने भी एंट्रेंस थे और एग्जिट्स थे सबको बंद करवाया और अपने सैनिकों से उन सभी लोगों के ऊपर, उन सभी निहत्थे लोगों के ऊपर धनाधन गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया। सैनिक तब तक नहीं रुके जब तक सारी गोलियां उनके पास से ख़त्म नहीं हो गई। कई लोगों की मृत्यु हो गई। ये एक बेहद दुखद घटना थी और बहुत ही कायराना हरकत थी जनरल डायर की, किंतु उन्हें इस पर कतई भी अफसोस नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये तो जनता के बीच में भय पैदा करने के लिए उनका मोरल इफ़ेक्ट था, जो बहुत ही दुखद है और बहुत ही कायराना है।
जैसे ही इस घटना की खबर पूरे देश में फैली, सभी देश में आंदोलन होने लगे, सभी दूर इमारतों को तोड़ दिया गया, हिंसक आंदोलन होने लगे और अंग्रेज़ों ने भी इस आंदोलन का पूरे तरीके से दमन करने की कोशिश की। लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया, उन्हें अपमानित किया, उन्हें नाक रगड़ने और घिसट कर चलने के लिए मजबूर किया गया और अंग्रेज़ उन्हें सलाम ठोकने के लिए भी मजबूर करते थे। इन सब घटनाओं को देखते हुए एक और घटना हुई थी इस बीच। उसमें ये हुआ था कि एक गाँव है गुजरावाला, जो पंजाब में है। फ़िलहाल ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय हमारा देश का बंटवारा नहीं हुआ था, इसलिए ये भारत में ही था। वहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा बम भी बरसा गए और इस दौरान जो है ये सब चीज़ें, जब इन चीज़ों की जानकारी महात्मा गांधी को लगी तो उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। इसके बाद शुरू हुआ बच्चों खिलाफत मूवमेंट। इसका बैकग्राउंड ज़रा ध्यान से समझ लीजिए सारे बच्चों। जब गांधी जी को लगा कि ये जो आंदोलन हमने किया था, जिसके दुष्परिणाम सामने आए, लोगों को हिंसा का सामना करना पड़ा, लोगों को बहुत परेशान होना पड़ा, उन्हें लगा कि ये जो आंदोलन है ये तो हम शहरों तक ही सिर्फ सीमित कर रखें, हमें तो जन जन तक इस आंदोलन को पहुंचाना है। इसके लिए उन्होंने सोचा कि सबसे पहले हमें हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करना पड़ेगा, यानी कि हमें लोगों के बीच में एकता का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। तो उसी दौरान ये हो रहा था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो ऑटोमन टर्की, यानी कि अपन के लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था, फर्स्ट चैप्टर में ऑटोमन टर्की जो था वो हार गया था। तो उस दौरान ये हुआ कि जो इस्लामिक आध्यात्मिक नेता थे जिन्हें खलीफा कहा जाता था, वो ऑटोमन सम्राट थे। उन पर बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए कि जिसके चलते उनको बहुत सारी परेशानी आने लगी। यानी कि आप ये मान के चलिए कि ऑटोमन टर्की हारा और उसी के साथ साथ वहाँ के जो खलीफा थे, वो वहाँ के लीडर थे, उन पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। और इसके खिलाफ 1919 में मुंबई में एक खिलाफत कमेटी बनी, जिसको लीड कर रहे थे मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो भाई। ये दो यंग मुस्लिम लीडर्स थे और इनसे मिलने की कोशिश महात्मा गांधी ने की कि कहीं इनसे मिलकर के और इनके आंदोलन को अपने आंदोलन से जोड़ करके एक देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर दी जाए। तो इनकी मुलाकात सफल भी रही और फाइनली कैलकाटा जो अधिवेशन हुआ उसमें 1920 में इन लोगों ने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को एक साथ शुरू करने पर सहमति जता दी। सवाल ये उठता है कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का नाम नॉन कॉपरेशन ही क्यों रखा। दरअसल उनकी एक बुक थी जो उन्होंने 1909 में लिखी थी, उसका नाम था हिंद स्वराज। अपनी बुक में उन्होंने ये बताया था कि भारत अगर वाकई में गुलाम है तो वो इसलिए है क्योंकि अंग्रेज़ों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहीं ना कहीं हम भारतीय ही कर रहे हैं। मतलब हम कॉपरेट कर रहे हैं इसलिए अंग्रेज़ हम पर राज कर रहे हैं। अगर हम अपना कॉपरेशन उनसे छुड़ा लें, हटा दें, तो अंग्रेज़ हम पर राज नहीं कर सकेंगे और उनकी सत्ता एक झटके में यहाँ से ढह जाएगी। तो नॉन कॉपरेशन यानी कि असहयोग का अर्थ होता है सहयोग ना करना। तो गांधी जी का इस मूवमेंट के थ्रू लोगों से ये रिक्वेस्ट थी कि आप अंग्रेज़ों को कॉपरेट करना बंद कर दीजिए, उनका सहयोग करना बंद कर दीजिए, अंग्रेज़ अपने आप हमारे देश से भाग जाएंगे। अब गांधी जी ने इसको करने का तरीका भी बताया। गांधी जी ने बताया कि हम इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम अपने टाइटल्स वापस करेंगे, अवार्ड्स वापस करेंगे अंग्रेज़ों को। यानी कि अंग्रेज़ क्या करते थे, पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, जो इंडियंस भी होते थे, उनको कुछ अवार्ड्स देते थे, कुछ टाइटल्स देते थे। तो सबसे पहले वो गांधी जी ने कहा कि सबसे पहले लोग इन टाइटल्स को वापस लौटा दें। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जैसे पुलिस थी या जो जुडिशरी से जुड़े हुए लोग थे या अलग अलग जो लोग थे, उन लोगों को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। बहिष्कार यानी कि बायकॉट। बायकॉट वर्ड का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है कि द रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएट विद पीपल और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ और बाय एंड यूज थिंग्स यूजुअली अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। तो ये बायकॉट होता है, जिसका हिंदी अर्थ है किसी चीज़ का विरोध करने के लिए उस चीज़ से संबंधित खरीदारी ना करना, उस व्यक्ति से या उस संस्था से ना जुड़ा रहना, उससे संपर्क नहीं रखना, इसे हम बहिष्कार यानी कि बायकॉट बोलते हैं। और वैसे ये यूजुअल वर्ड ही है, आप सभी बच्चे इसका मतलब तो जानते ही होंगे। साथ ही साथ गांधी जी ने यह भी कहा कि अगर सरकार हमको दबाती है, हमारा दमन करती है, तो उस स्थिति में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी शुरू करेंगे। और 1920 में फाइनली गर्मियों में शौकत अली और गांधी जी ने आंदोलन का समर्थन जुटाते हुए देश भर में अलग अलग जगह पर यात्राएं की। इस दौरान कांग्रेस में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे थे, बहुत सारी खींचतान चल रही थी। कुछ लोग चाह रहे थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, कुछ लोग चाह रहे थे कि नहीं हो। इस दौरान काउंसिल के इलेक्शन भी थे, तो कुछ लोग बोल रहे थे इलेक्शन मत करवाओ अभी क्योंकि वायलेंस हो सकता है, हिंसा हो सकती है। कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं, चुनाव तो होने देना चाहिए। तो ये सब खींचतान के बीच में दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन जब हुआ कांग्रेस का, तो उसमें ये समझौता हो गया कि असहयोग आंदोलन अपने को शुरू करना है। ये
1920 दिसंबर की बात है बच्चों, और 1921 में जनवरी में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो जाएगा। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरीके से किया गया, उसमें क्या क्या हुआ, लोगों ने किस प्रकार विरोध किया सरकार का, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। इस पार्ट में आज सिर्फ इतना ही था बच्चों। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये अच्छा लगे और समझ में आए तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट के साथ अगली वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात करता हूँ। थैंक यू।